सोशल मीडिया की क्या ताकत है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के एक फैसले ने नेपाल में दुनिया का पहला जेन ज़ी आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन से अराजकता की ये तस्वीरें देखिए। जब प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद भवन में घुसने लगे, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास पर आगजनी की। कई मंत्रियों के घरों में प्रदर्शन करने वाले लोग घुसे और तोड़फोड़ की। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में जेन ज़ी की क्रांति विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ, ये आपको बताएं उससे पहले नेपाल में अभी क्या हो रहा है, ये अपडेट देख लेते हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। नेपाल में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू, पोखरा, रूपंदेही जिले और सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। यूएन मानवाधिकार ऑफिस ने भी इस हिंसा पर दुख जाहिर किया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेपाल के अखबारों में केपी शर्मा ओली को हत्यारा कहा जा रहा है। दरअसल नेपाल की ओली सरकार ने 6 देशों के कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था। इनमें अमेरिका के सबसे ज्यादा 17 ऐप्स, चीन के 3 ऐप्स, रूस वियतनाम के 2 और जापान और जर्मनी के 1 ऐप ब्लॉक किए गए थे। इस फैसले के पीछे सरकार ने ये वजह बताई थी कि ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और इसलिए उन्हें बैन किया गया है। ओली सरकार ने कहा कि वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन देश पहले है और सरकार उससे कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन जेन ज़ी नेपाल सरकार के इस फैसले को बेवजह का बता रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल की युवा जनता के लिए यह बैन एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इससे ओली सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को आसानी से दबा सके। वहीं प्रदर्शनकारी ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विदेशों में आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए ओली सरकार ने डरकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन ही कर दिया। नेपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे, ये आप कुछ आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। इस पीढ़ी का औसत स्क्रीन टाइम 4 से 8 घंटे है, यानी कि नेपाल में जेन ज़ी दिन का 25% हिस्सा सोशल मीडिया पर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो नेपाल में हर पल करीब 20 से 25 लाख युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज रहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स युवाओं की कमाई का नया जरिया भी बन गए हैं। नेपाल के हजारों युवा सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स बनकर इसे फुल टाइम करियर के रूप में अपना चुके हैं। यानी नेपाल में जेन ज़ी के गुस्से की वजह सिर्फ उनका सोशल मीडिया प्रेम नहीं और अभिव्यक्ति की आजादी की मांग नहीं, बल्कि रोजी रोटी का जरिया खत्म होना भी है। साथ ही ये नेपाल के हालात पर लोगों के अंदर भरे गुस्से को दिखाता है, जो एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहा था। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के पीछे सिर्फ टेक्निकल वजह नहीं है, इसके पीछे युवाओं की नाराजगी और सरकार से मोहभंग की एक बड़ी कहानी छुपी है। पहला कारण है परिवारवाद। जेन ज़ी पहले से ही भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से निराश थी। ऊपर से नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, ब्रांडेड सामान और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नतीजा ये हुआ कि फिलीपींस और इंडोनेशिया की तरह नेपाल में भी नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ब्लॉक कर दिए तो युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान लिया। दूसरा कारण है लगातार हो रहे घोटाले। नेपाल में पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। इन घोटालों ने युवाओं का गुस्सा और आक्रोश बढ़ा दिया। तीसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता।
नेपाल में पिछले 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा, दिसंबर 2022 में प्रचंड और जुलाई 2024 में ओली। लगातार बदलती सरकारों ने युवाओं के भरोसे को तोड़ दिया। चौथा कारण है बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। 2019 में बेरोजगारी दर 10.39% थी, अब 10.71% है। महंगाई दर 4.6% से बढ़कर 5.2% हो गई है। सबसे बड़ी बात, देश की 20% आबादी के पास 56% संपत्ति है, यानी आर्थिक खाई लगातार गहरी होती जा रही है। पांचवा कारण बताया जा रहा है चीन की तरफ झुकाव और भारत से दूरी। ओली के सत्ता में आते ही नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ गया। पहले की सरकारों पर अमेरिकी दबाव ज्यादा था। सोशल मीडिया बैन के बीच भी सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। युवाओं को लगने लगा कि नेपाल अपनी संप्रभुता खो रहा है और बड़े देशों के हाथों मोहरा बन रहा है। वैसे देखा जाए तो अब तक जेन ज़ी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि युवा दिशाहीन है, उन्हें पता नहीं कि उनका लक्ष्य क्या है। लेकिन पिछले कुछ साल में इसी युवा पीढ़ी ने कई देशों में क्रांति की और वहां सत्ता पर कब्जा जमाए नेताओं को उखाड़ फेंका। याद कीजिए साल 2021-22 में श्रीलंका से आई तस्वीरें। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें छात्रों यानी जेन ज़ी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग सड़कों पर निकले। सरकार ने प्रदर्शन को हल्के में लेते हुए लाठियां चलवा दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। प्रदर्शनकारी श्रीलंका की संसद में घुस गए और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को परिवार सहित देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ जेन ज़ी के लड़ाके सड़कों पर उतर गए। इनकी मांग सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर थी। शेख हसीना की सरकार इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने गोलियां बरसाईं, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। इसी तरह 2020 में थाईलैंड की चान सरकार के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई, क्योंकि चान पर तानाशाही के आरोप लग रहे थे। शुरू में तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आंदोलन में जेन ज़ी की एंट्री हुई, चान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद थाईलैंड में चुनाव कराए गए। इन सारे आंदोलनों में एक चीज कॉमन है, वो है सोशल मीडिया, जिसने युवाओं को जोड़ा, संगठित किया और आंदोलन को आग की तरह फैला दिया। साफ है कि सोशल मीडिया कंपनियां अब इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वो किसी भी देश में सत्ता को चुनौती देने का जरिया बन सकती हैं। तो क्या सरकारों के लिए सोशल मीडिया खतरा बन सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें।